एक गांव में कुसुमलता नाम की एक विधवा बूढ़ी औरत रहा करती थी। कुसुमलता का एक ही पुत्र था जो कुछ वर्ष पहले ही शहर में जाकर बस गया था। कुसुमलता गांव में लिट्टी चोखा बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन कुसुमलता ठेले पर लिट्टी चोखा बेच रही थी कि तभी उसके गांव का एक व्यक्ति प्रेमपाल वहां पर आ गया। कैसी हो अम्मा? ईश्वर की कृपा है बेटा। आजकल देख रहा हूँ कि तुम्हारे लिट्टी चोखा बहुत कम बिक रहे हैं। पहले से कम जरूर बिक रहे हैं, लेकिन मेरी इतनी बिक्री हो जाती है कि मेरे घर का चूल्हा जल जाता है। अब तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कोई तो है नहीं। एक पुत्र था, वो भी तुम्हें छोड़कर शहर में जाकर बस गया, और इस उम्र में तुम खाते ही कितना होगी। यहाँ पर किसी काम से आए थे प्रेमपाल? देखिए अम्मा, मुझे तो आपकी लिट्टी चोखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उनमें स्वाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये तो अपने अपने मन की बात होती है। किसी किसी को मेरे हाथ के बने हुए लिट्टी चोखा बहुत पसंद आते हैं। अम्मा, मैं आपको यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि कल आपके ही बगल में एक और ठेला लगेगा। मैं तुम्हारी बात का मतलब समझी नहीं प्रेमपाल। शहर से मेरा भतीजा अज्जू बहुत अच्छी लिट्टी चोखा की रेसिपी सीख कर आया है। कल से वो आपके बगल में ठेला लगाकर खड़ा रहेगा। आप उसे देखकर चिल्लाना शुरू ना कर दें, इसीलिए पहले ही मैं आपको बताने आया हूँ। मैं भला उसे देखकर क्यों चिल्लाऊंगी? ईश्वर हर किसी के नसीब का देता है। मेरे नसीब में जितना लिखा होगा वो मुझे जरूर मिलेगा। कुसुमलता की बात सुनकर प्रेमपाल मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। प्रेमपाल अपने घर के दरवाजे तक पहुँचा ही था कि तभी दरवाजे पर ही गांव का मुखिया उसे मिल गया। अरे क्या बात है मुखिया जी, ऐसा क्या खास काम पड़ गया कि आज आप मेरे घर पर पधारे हैं? तुम्हारी और कुसुमलता की बात मैं काफी देर से सुन रहा था। तो आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? तुम तो जानते हो कि मैं हमेशा की तरह तुम्हारी ही साइड लूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मुखिया जी। बात वो नहीं है प्रेमपाल, बात ये है कि अगर कहीं कुसुमलता मदद के लिए मेरे पास आई तो मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगा। मुझे मजबूरन तुम्हारे भतीजे अज्जू को वहाँ से ठेला हटाने के लिए मना करना पड़ेगा, क्योंकि कुसुमलता पिछले 20 वर्षों से वहीं पर ठेला लगाकर खड़ी हो रही है। तो फिर मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किसकी साइड हैं, मेरी साइड या उस बुढ़िया की साइड? मैं तो हमेशा तुम्हारी ही साइड हूँ प्रेमपाल। बस तुमसे यहाँ सिर्फ यही कहने आया हूँ कि हमेशा की तरह चुनाव में इस बार मेरा विशेष तौर पर ध्यान रखना। चुनाव का आधा खर्च तुम्हें करना होगा। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार के मुखिया के चुनाव में आधा खर्च मैं करूँगा। मुखिया खुशी खुशी वहाँ से चला गया। अगले दिन अज्जू कुसुमलता के बगल में ठेला लगाकर खड़ा हो गया। अज्जू ने अपना ठेला बहुत अच्छी तरह से सजाया था। एक व्यक्ति अज्जू के पास आकर बोला, अरे भैया, इस ठेले में कौन सा व्यंजन रखा हुआ है? ये शहर का लिट्टी चोखा है, खाकर आपको मजा आ जाएगा। लिट्टी चोखा तो हमारे गांव की कुसुमलता भी बनाती हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग तरह का दिखता है। ये शहर की नई रेसिपी का बना हुआ लिट्टी चोखा है। एक बार खाओगे तो बार बार यहीं पर आओगे। तो फिर जल्दी से एक प्लेट लिट्टी चोखा बनाकर मुझे दे दो। अज्जू ने लिट्टी चोखा उस व्यक्ति को दे दिया। उस व्यक्ति को वो बहुत पसंद आया। वो लिट्टी चोखा खाकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी अज्जू उस व्यक्ति से बोला, अरे बात तो सुनिए, आपने ये तो बताया ही नहीं कि लिट्टी चोखा आपको लगी कैसी? बहुत स्वादिष्ट, मजा आ गया। तो फिर गांव में जाकर मेरी तारीफ कीजिएगा और कहिएगा कि गांव के सभी लोग मेरे पास ही लिट्टी चोखा खाने आए, ना कि इस बूढ़ी औरत के पास। अज्जू की बात सुनकर वो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। कुसुमलता ने अज्जू की ओर देखकर कहा, ये गलत बात है बेटा। तुम लिट्टी चोखा अच्छा बना रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे लिट्टी चोखे को बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं। मैं जानता था कि तुम जरूर मुझसे लड़ाई करोगी। प्रेमपाल चाचा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रही,
तुम सारे गांव में अपने लिट्टी चोखे की तारीफ कर रहे हो और मेरी बुराई कर रहे हो। मैं तो ऐसे ही आपकी और आपकी लिट्टी चोखा की बुराई करूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए। उस दिन के बाद कोई भी अगर गलती से कुसुमलता के ठेले पर आ जाता तो अज्जू उसे अपने हाथ का बनाया हुआ मुफ्त में लिट्टी चोखा खिलाता। उस व्यक्ति को अज्जू के हाथ का बना हुआ लिट्टी चोखा बहुत पसंद आता। धीरे धीरे करके अज्जू ने कुसुमलता के सारे ग्राहक तोड़ दिए। कुसुमलता मजबूरी में गांव के मुखिया के पास चली गई। क्या बात है कुसुमलता जी, आज आपको गांव के मुखिया की याद कैसे आ गई? आप तो ऐसे बोल रहे हैं मुखिया जी जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं। अरे ये छोटा सा गांव है, अगर किसी को छींक भी आती है तो पूरे गांव को पता लग जाता है। मुझे पता है कि तुम जरूर प्रेमपाल के भतीजे अज्जू की शिकायत लेकर आई होगी, लेकिन जिस पेड़ के नीचे तुम ठेला लगाकर खड़ी रहती हो वो जगह तुम्हारी नहीं है, गांव की है, और वहाँ पर हर किसी को ठेला लगाने का अधिकार है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं मुखिया जी। मुझे अज्जू के ठेला लगाने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो मेरे ग्राहक तोड़ रहा है और मेरे बनाए हुए लिट्टी चोखे की सब जगह बुराई कर रहा है, बस वो गलत है। तो तुम्हारा मुंह किसने रोका है कुसुमलता? तुम भी उसके लिट्टी चोखा की बुराई करो। अगर वो मुफ्त में ग्राहक को लिट्टी चोखा खिलाता है तो तुम भी खिलाओ। बस तुम्हारी और उसकी लड़ाई यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। अब तुम जा सकती हो। कुसुमलता निराश होकर वहाँ से चली गई। कुसुमलता बहुत अच्छा लिट्टी चोखा बनाती थी, मगर अब गांव का कोई भी व्यक्ति उसके लिट्टी चोखा की ओर देखता तक नहीं था। एक दिन की बात है, एक 10 वर्षीय बच्ची जो कि बहुत ही गंदे कपड़े पहनी हुई थी, अज्जू के ठेले के पास आकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारे गंदे कपड़े देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास खाने के पैसे भी नहीं होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए ना। अरे अगर भीख मांगनी है ना तो जाकर गांव में मांग, मेरे ठेले के सामने खड़े होकर मत मांग। भाग यहाँ से, वैसे भी धंधे का टाइम है। वो छोटी बच्ची निराश होकर कुसुमलता के ठेले के पास आकर खड़ी हो गई। क्या बात है बेटी? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। कुसुमलता ने एक प्लेट लिट्टी चोखा राधा को दे दी। राधा कुछ ही देर में वो सारे खा गई। और खाओगी क्या बेटी? हाँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। कुसुमलता ने मुस्कुराते हुए एक प्लेट और राधा को पकड़ा दी। राधा वो दूसरा प्लेट लिट्टी चोखा खाते हुए मुस्कुराती हुई बोली, आप तो बहुत अच्छा लिट्टी चोखा बनाती हो। हाँ, लेकिन मेरे हाथ का बना हुआ लिट्टी चोखा अब गांव का कोई व्यक्ति नहीं खाता। अगर आप लिट्टी चोखा में मैगी भी मिला दे तो आपकी मैगी लिट्टी चोखा का कोई जवाब नहीं होगा। जो कोई भी खाएगा ना, वो फिर कभी स्वाद को भूल नहीं पाएगा। अरे बिटिया, मैं गांव की अनपढ़, हमारे जमाने में तो लोग मैगी को जानते तक नहीं थे, मैं कैसे बना सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह 5 बजे आपके घर आऊंगी। मैं आपको सारी प्रक्रिया समझाकर चली जाऊंगी। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली गई। कुसुमलता ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। सुबह 5 बजे कुसुमलता प्रातः काल ही उठ जाया करती थी। कुसुमलता सोकर उठी ही थी कि तभी उसके दरवाजे की कुंडी बजने लगी। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है, जाकर देखती हूँ। कुसुमलता ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने राधा खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में एक छोटी सी मशीन थी। अंदर आ जाओ राधा, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी। मुझे पता था कि आप भूल जाएंगी, लेकिन मुझे याद था। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये एक मशीन है। इस मशीन के अंदर अपने हाथ का गुना हुआ आटा जैसे ही डालेंगी ना, इसके अंदर से बहुत सारी मैगी निकल आएगी और उस मैगी को आप लिट्टी चोखा में मिला देना। फिर देखना, सारा गांव मैगी लिट्टी चोखा की सुगंध से चौंक जाएगा। कुसुमलता ने ऐसा ही किया। उसने अपने हाथ का गुना हुआ आटा उस मशीन में डाला
और उस मशीन से बहुत सारी तैयार की हुई मैगी निकलने लगी। राधा कुसुम को मैगी लिट्टी चोखा बनाने की विधि समझाने लगी। कुछ ही देर में कुसुम लता सब समझ गई। अब मैं जा रही हूँ, कुछ दिन बाद आऊंगी, तब तक ये मशीन आप ही रख लीजिए। अगले दिन कुसुम लता ने मैगी लिट्टी चोखा का ठेला लगाया। अरे ये क्या अम्मा, आपने तो इस लिट्टी चोखा में मालूम पड़ता है कि मैगी मिला दी है। ये तो जहर बन गया होगा, अब इसे भला कौन खाएगा? तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। वो व्यक्ति तुरंत कुसुम लता के पास आकर बोला, अरे बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, ये किस व्यंजन की सुगंध है? मेरे हाथ की बनाई हुई मैगी लिट्टी चोखा की। कमाल है, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो चोखा और मैगी अलग अलग व्यंजन हैं। इस तरह का मिक्स व्यंजन तो मैंने कभी नहीं खाया। जल्दी से एक प्लेट मेरे लिए लगा दीजिए। कुसुम लता ने एक प्लेट में मैगी लिट्टी चोखा उस व्यक्ति को निकाल कर दे दी। वो व्यक्ति कुछ ही देर में सब खा गया। अरे वाह, मजा आ गया। उस व्यक्ति ने कहा कि ये इतना स्वादिष्ट होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। इतना बोलकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और अज्जू गुस्से से अपने दांत पीसता हुआ रह गया। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में कुसुम लता के हाथ का बनाया हुआ मैगी लिट्टी चोखा प्रसिद्ध होने लगा। अब दूसरे गांव के लोग भी कुसुम लता के हाथ का बनाया हुआ मैगी लिट्टी चोखा ही खाने आते थे और यही बात अज्जू को अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही थी। अब अज्जू के ठेले के सामने कोई कुत्ता भी नहीं खड़ा होता था। अज्जू क्रोधित होता हुआ प्रेमपाल के पास जाकर बोला, ये क्या है चाचा, रोज मुझे नुकसान पर नुकसान हो रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? चिंता मत करो, आज शाम को ही मुखिया से इस बारे में बात करूंगा। उससे कहूंगा कि मैं चुनाव में आधी रकम मुफ्त में खर्च नहीं करने वाला। अगर मैं आधी रकम खर्च कर रहा हूँ तो बदले में मुखिया को भी मेरा साथ देना होगा। प्रेमपाल शाम के समय मुखिया के पास चला गया। मेरी आंखों के सामने से कुछ भी छुपा नहीं है प्रेमपाल। कुसुम लता की बनाई हुई मैगी लिट्टी चोखा अब दूर दूर तक गांव में प्रसिद्ध हो चुकी है। उसकी सफलता से अब मुझे भी जलन हो रही है। ठीक है, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। अगले दिन मुखिया कुसुम लता के ठेले के पास आकर बोला, कुसुम लता जी, तुम्हें अपने इस ठेले को कहीं और लगाना होगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इस जगह को प्रेमपाल ने खरीद लिया है, अब ये उसकी संपत्ति में आती है। कुसुम लता मुस्कुराती हुई मुखिया की ओर देखकर बोली, मुझे अब ठेला लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है मुखिया जी, क्योंकि मैंने गांव की दुकान खरीद ली है। अब मैं दुकान में मैगी लिट्टी चोखा बनाकर बेचा करूंगी। कुछ ही दिनों बाद कुसुम लता ने गांव में ही बहुत अच्छी दुकान तैयार करवा ली और उसने अपना घर भी बहुत अच्छा बनवा लिया था। एक रात कुसुम लता बैठी हुई राधा को याद कर रही थी कि तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाने लगा। कुसुम लता ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि राधा बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए एक सुंदर व्यक्ति के साथ खड़ी हुई थी। मैं यहाँ से जा रही थी तो सोचा कि आपसे मिलती जाऊं। तुम्हारी मशीन मेरे पास रखी हुई है, क्या तुम उसे अपने साथ नहीं ले जाओगी? दरअसल वो एक जादुई मैगी लिट्टी चोखा बनाने वाली मशीन है। मैं कुछ समझी नहीं। हम इस दुनिया के वासी नहीं हैं, बल्कि आप कह सकती हो कि हम जादुई दुनिया के वासी हैं और ये मेरे पिता हैं। हम अक्सर आपका अपमान होता हुआ देख रहे थे, जो कि हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपने पिता के कहने पर ही ये मशीन आपको देने आई थी। अब से ये मशीन आपकी हुई। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। इतना कहकर राधा अपने पिता के साथ वहाँ से चली गई। कुसुम लता ने मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर दिया। कुसुम लता आज भी उस जादुई मशीन से जादुई मैगी लिट्टी चोखा बनाती है। मलकापुर नाम का एक गांव था। वहाँ श्यामलाल अपने छोटे लाल और बेटी विमला के साथ रहता था। घर में माँ न होने की वजह से घर की देखभाल भाई बहन बखूबी करते। दोनों भाई बहन रेडी पर मैगी छोले कुलचा बेचने का काम किया करते थे।
पूरे शहर में सबसे अच्छा व्यापार उनका ही था। बस समस्या ये थी कि विमला का पति उनका व्यापार हथियाना चाहता था और इसी बात से छोटे लाल और केशव में हमेशा ही अनबन हुआ करती थी। बिमला, ओ बिमला, मैं कब से कह रहा हूँ हम भी अपनी दुकान खोल लेते हैं। कब तक तुम अपने परिवार की दुकान में गधा मजदूरी करती रहोगी? आपको तो सिर्फ पैसा ही दिखता है, ये नहीं कि हमारे व्यापार में मदद करे। सुबह हुई नहीं कि आपका हर चीज में पनौती लगाना शुरू। विमला के डांटते ही केशव वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी समय छोटे लाल ने सारी बातें सुन ली और विमला से कहने लगा, दीदी, अगर जीजा जी चाहते हैं कि आप अपना व्यापार खोल लें, तो आपको वो खोल लेना चाहिए। आप क्यों हर दिन उनके ताने सुनती हैं? व्यापार तो व्यापार होता है, चाहे आप करें या मैं। तुम भी इनकी बातें सुनकर नाराज हो जाते हो। मैं समझती हूँ कि तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन मैं अपने परिवार का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैगी छोले कुलचा इतना प्रसिद्ध था कि उनकी दुकान हमेशा ही भरी रहती और इस बात की खबर केशव को थी। वो चाहता था कि अपना व्यापार खोलकर विमला की मदद से धनवान हो जाए। आ गई तुम। कैसा व्यापार गया आज का? हमेशा की तरह अच्छा ही गया होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुमसे। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, मुझसे बेफिजूल की बातें मत किया करो। थक हार कर मैगी छोले कुलचा दिन भर बेचती हूँ और तुम मुझे अपने मन का पाप मत सुनाओ। विमला के कड़क व्यवहार की वजह से केशव शांत हो गया और मन ही मन सोचने लगा, इन भाई बहन को अलग करना होगा, तभी कोई बात बनेगी। केशव अपने विचार अनुसार षड्यंत्र रचने लगा और मैगी छोले कुलचे के दुकान पर कुछ चोरों को घुसाकर सारे पैसे छोटे लाल के घर यानी उसके कमरे में रखवा दिया। हाय राम, हम लुट गए, चोरी हो गई हमारे दुकान में, हे भगवान। विमला की आवाज सुनकर गांव वाले और कई दुकानदार वाले वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर केशव खुश हो गया और अपनी अगली चाल चलने लगा। क्या हो गया भाग्यवान, इतनी परेशान क्यों हो? हमारे दुकान में चोरी हो गई। कल रात को ही सारे पैसे यही रखे हुए थे, किसी ने सब चुरा लिया। ये सब कैसे हो गया? मैंने रात को ही सारे पैसे आपके सामने संभाल के रखे थे। बहुत नुकसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, फिर से कैसे व्यापार खड़ा करेंगे? हमारे साल भर की मेहनत थी वो। मौके का फायदा उठाकर केशव ने कहा, मैंने छोटे लाल को कुछ पैसे घर ले जाते हुए देखा था, शायद उसने ही घर रखे हो। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैं अपनी दुकान से चोरी क्यों करूंगा? चाहो तो मेरे कमरे की तलाशी ले लो। जब किसी की नीयत खराब हो जाती है तो उसका कोई भरोसा नहीं होता। केशव के इल्जाम से छोटे लाल क्रोध में आकर सबको अपने घर की तलाशी लेने के लिए कहता है और वहां जाते ही छोटे लाल चौंक जाता है। छोटे लाल देखता है कि सारे पैसे उसके घर में ही हैं। पैसों को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है और उसी समय केशव बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना, घर का भेदी ही लंका दहन करता है। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये सरासर बेईमानी है। बस छोटे बस, तुझे जो करना था तूने कर दिया, अब कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे तुझसे। विमला और केशव वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, छोटू ऐसा कैसे कर सकता है। हम अपना मैगी छोले कुलचे का व्यापार शुरू कर देंगे और वो भी बिना किसी के मदद के। मैं तो पहले से ही कह रहा था तुम्हें कि ऐसा करो, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। अगले ही दिन से केशव और विमला ने अपने मैगी छोले कुलचे का गाड़ी लगाना शुरू किया। उस दिन छोटे लाल ने अपना दुकान नहीं खोला। केशव और विमला की खूब बिक्री हुई। मैं भी हार नहीं मानने वाला, मैं कल से मैगी छोले कुलचे की दुकान शुरू कर दूंगा। अगले दिन छोटे लाल ने अपनी दुकान खोल दी। छोटे लाल की पुश्तैनी दुकान होने की वजह से उस दिन सिर्फ उसी की बिक्री हुई। दूसरी तरफ विमला और केशव का व्यापार कुछ खास नहीं हुआ।
छोटे लाल की दुकान अब भी हमसे ज्यादा चल रही है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अरे तो क्या गायब कर दोगे उसे? आप तो उसके पीछे ही पड़ गए हो। पता नहीं उसने आपका क्या बिगाड़ा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और छोटे लाल के व्यवहार की वजह से उसके मैगी छोले कुलचे बहुत बिकते थे। केशव ने छोटे लाल को मार डालने की साजिश रची। उसने टैक्सी ड्राइवर को कुछ पैसे दिए और उसे कहा कि सुबह जब छोटे लाल दुकान खोलने के लिए आएगा तब उसे अपनी टैक्सी से उड़ा देना। काम हो जाएगा, बाकी के पैसे काम होने पर दे देना। दूसरे दिन जब छोटे लाल दुकान खोलने जा रहा होता है, टैक्सी ड्राइवर उसी वक्त अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से चलाकर उसकी तरफ आता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी रोड पर विमला आ जाती है। विमला को खतरे में देखकर छोटे लाल कूदकर उसकी जान बचा लेता है। छोटे लाल उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है। ये सब तूने जानबूझकर किया ना? मुझे मारो मत। मुझे पैसे तुम्हारे जीजा ने तुम्हें मारने के लिए दिए थे। गलती से तुम्हारी दीदी बीच में आ गई, मुझे जाने दो। सारी सच्चाई उनके सामने आ जाती है और केशव की चोरी पकड़ी जाती है। विमला केशव को अपने घर से निकाल देती है और अपने भाई छोटे लाल के साथ फिर से मैगी छोले कुलचे बेचने का व्यापार शुरू कर देती है। हमेशा की तरह उनका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है और दोनों भाई बहन अपने पिता श्यामलाल के घर खुशी खुशी रहने लगते हैं। मधुमती के 2 बेटे थे, अजय और विजय। अजय की शादी प्रज्ञा से हुई थी और विजय की शादी संध्या से। प्रज्ञा घर की बड़ी बहू होने के सारे कर्तव्य निभाया करती थी, पर फिर भी अक्सर प्रज्ञा की बेइज्जती हुआ करती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। मधुमती, तेरी बड़ी बहू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ इसके बस का नहीं। क्या मतलब? अब क्या बताऊं? मेरी बड़ी बहू अनपढ़, कहीं कुछ पढ़ने बोल दो तो इसकी नानी मर जाए। ये तो ऐसी ही है। तू उसको छोड़, मेरी छोटी बहू से मिल, संध्या। ये ग्रेजुएट है और नौकरी भी करती है। अच्छा है। मालती को बुरा लग रहा था कि मधुमती खुलेआम प्रज्ञा की बुराई कर रही थी। एक दिन की बात है, अजय और विजय घर लौटे। वो दोनों बहुत टेंशन में लग रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों की शक्लों पे 12 क्यों बजे हैं? नगर पालिका से नोटिस आई है कि हमारा घर इल्लीगल है और जल्दी वो हमारा घर तोड़ने वाले हैं। हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये घर इल्लीगल कैसे होगा? पता नहीं माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बस तब से अजय और विजय के कोर्ट के चक्कर शुरू हो गए। कुछ महीने बीत गए, आखिर कोर्ट ने फैसला कर ही दिया। आप लोग का घर इल्लीगल है और नगर पालिका जल्दी उसे तोड़ देगी। ये सुनते ही मधुमती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सारे घर वाले परेशान हो गए और अगले ही दिन विजय अजय के पास आया। भैया, मुझे कंपनी की ओर से एक फ्लैट मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर फ्लैट थोड़ा छोटा है, उसमें हम सब एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए हम सोच रहे हैं कि मैं और संध्या शिफ्ट हो जाते हैं। अजय समझ गया था कि विजय अब अलग होना चाहता था। उसने बिना कुछ बोले ही हामी भर दी और अगले ही दिन विजय और संध्या घर से चले गए। अजय ने एक घर किराए पे ले लिया और दूसरी ओर उसे जॉब से निकाल दिया गया। अजय बहुत ही बड़ी दुविधा में था। आप क्यों रो रहे हो? ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही। एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। मुझे जॉब से निकाल दिया गया। ये सुनकर प्रज्ञा भी हैरान हो गई, पर उसने अजय को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपको पहले से भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर किराया भी तो देना पड़ेगा ना। इतने सारे खर्चे कब तक कैसे चलाऊंगा? हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। हम दोनों क्या ही कर सकते हैं? मैं खाना बना सकती हूँ, आप बेच सकते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो इन सारे संकटों से बाहर निकल सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। प्रज्ञा ने सारी बातें अपनी सास मधुमती को बताई। तुम ठीक कह रही हो बहू, मुश्किल के समय हम सबको मिलकर सामना करना चाहिए। पर हम क्या खाने की चीज बेच सकते हैं? बाजार में तो सब कुछ पहले से बिकता है।
हम कुछ ना कुछ अलग ढूंढ ही लेंगे। चलिए बाजार देख कर आते हैं। प्रज्ञा अजय को अपने साथ बाजार ले गई और वो लोग हर खाने की रेडी देखने लगे। चाट, भेलपुरी, फ्रैंकी, मैगी, पराठे, सब कुछ तो पहले से ही बिक रहा है। क्यों ना हम इन दोनों चीजों को मिला दे? क्या मतलब? मतलब अपने मैगी फ्रैंकी तो खाई है ना, उसमें फ्रैंकी और मैगी एक साथ है, वैसा ही कुछ। तो अब क्या हम मैगी पराठे बेचें? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सस्ते में बन भी जाएगा और बहुत बिकेगा भी। सच्ची? प्रज्ञा ने दुकान से कुछ मैगी के पैकेट्स खरीद लिए। प्रज्ञा ने मैगी बनाई और फिर उस मैगी को पराठे के आटे में भर के उसके पराठे बनाए। सासू माँ, चक्कर बताइए कैसा बना है? मधुमती ने एक पराठा खाया। वाह बहू, ये तो बढ़िया है, बहुत खूब। प्रज्ञा ने एक पराठा अजय को भी दिया। अजय तो बड़े चाव से पराठा खा रहा था। क्या हुआ, आपने बताया नहीं कि कैसा बना है? बढ़िया, एक और मिलेगा? प्रज्ञा ने अपने पति और सास को और मैगी के पराठे खिलाए और खुद भी खाया। सबको उसके मैगी के पराठे का आइडिया अच्छा लगा। अगले ही दिन प्रज्ञा ने बाजार में मैगी पराठे का स्टॉल खोल दिया। दीदी, ये मैगी पराठा क्या है? मैगी और पराठा का मिश्रण, खाकर तो देखो, बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, एक मैगी पराठा दे दीजिए। प्रज्ञा ने उस लड़के के लिए एक मैगी पराठा बनाया। उस लड़के ने वो चखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये तो तूफान है, ऐसा पराठा मैंने कभी नहीं खाया, बिल्कुल नहीं। उस लड़के की बात सुनकर कई और ग्राहक प्रज्ञा के ठेले पर मैगी पराठा खाने आए। प्रज्ञा मैगी पराठे बनाए जा रही थी और अजय ग्राहकों को देकर पैसे ले रहा था। सुबह से शाम तक दोनों थक गए और फिर अपने घर लौटे। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ वो पूछो माँ। सुबह से ग्राहक आते ही जा रहे थे। हम दोनों तो थक गए, लेकिन ग्राहक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज इतने दिनों बाद अजय और मधुमती के चेहरे पे मुस्कान आई थी। अब उन्हें उम्मीद की किरण दिख रही थी। अगले दिन प्रज्ञा के स्टॉल खोलने से पहले ही ग्राहक खड़े थे। प्रज्ञा धड़ाधड़ मैगी पराठे बनाए जा रही थी और ग्राहकों को देते जा रही थी। अगले कई दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। प्रज्ञा और अजय अपनी आमदनी देखकर हैरान थे। हमारी एक दिन की कमाई मेरे आधे महीने की पगार की इतनी है प्रज्ञा। सोचा नहीं था कि कभी इतना कमा पाऊंगा। अब तीनों खुश थे। जल्द ही प्रज्ञा ने काम पर कुछ और लोग रख लिए। ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और साथ ही उनका मुनाफा। बस 6 महीने में प्रज्ञा और अजय ने नए घर का डाउन पेमेंट दे दिया और वो लोग अपने नए घर में आ गए। मैंने हमेशा तुझे कम समझा है, ये सोचकर कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तू क्या है। तेरा हुनर और इच्छा पढ़ाई लिखाई से बढ़कर है बेटा। तू अजय की मदद करना चाहती थी और तूने कर दिया। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। प्रज्ञा की सास ने आज पहली बार उसे गले लगाया। ये दिन प्रज्ञा के लिए यादगार था। एक किराए के घर से वो अपने खुद के घर में आ पहुँचे और ये सब प्रज्ञा के मैगी पराठे की बदौलत।